हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। 21 में हम लोगों ने 20 में हम लोगों ने किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट या एक्सक्लूडिंग एडजस्टमेंट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। चैप्टर 21 financial statements with adjustment, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें एडजस्टमेंट, इसके पहले था आपका विदाउट एडजस्टमेंट या आपका एक्सक्लूडिंग एडजस्टमेंट। अब इसमें विद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का क्या मतलब है यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट का मतलब है, यहाँ पर एडजस्टमेंट का जो मतलब हो गया कि अब कोई एरर हो गया या कोई चीज़ छूट गया जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको बनना था, यानी जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना था, उसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन छूटना नहीं चाहिए। तभी तो अगर करेक्ट इनकम और करेक्ट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होगा, तभी तो आप ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट कर पाइएगा। तो एडजस्टमेंट का मतलब होगा कि कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन जो किसी वजह से रह गया, है ना, किसी वजह से वो अलग रह गया आपका, तो उसको हम एडजस्टमेंट के जरिए, एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, उसको हम एडजस्ट कर देंगे इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। कोई एरर रह गया होगा, कोई आपका एंट्री छूट गया होगा, कोई मिस्टेक हुआ होगा, तो उसको हमको क्या करना है, फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बना देना है, यानी उसको एडजस्ट कर देना है। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन आता है और उसी के हिसाब से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक चीज बनाने से पहले जानिएगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें दो स्टेटमेंट आपका आता है। एक आपका इनकम स्टेटमेंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं, है ना, इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आपका स्टेटमेंट बैलेंस शीट। दो स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा इसमें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्रूअल कंसेप्ट से हम जो है वो प्रिपेयर करेंगे। एक्रूअल कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, एक्रूअल कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा रखा है। एक्रूअल कंसेप्ट क्या करता है, अगर एक्सपेंस के बारे में बात करें तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या करता है कि हमने वो खर्चा जो कि हमने कर दिया है, लेकिन उसका पैसा, उसका जो अमाउंट है, वो दिया हो या ना दिया हो, उसको अपना एक्सपेंस मानना है। जैसे मान लो कि मेरा एक एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय जिसका नाम है गोपाल। अब इस गोपाल को हमको क्या देना है, सैलरी देना है, हर मंथ इसको सैलरी देना है। अब एक्रूअल सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे वो समझिएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाएगा मुझसे। अब सैलरी कौन देगा, बिजनेस देगा सैलरी, और बिजनेस के सैलरी एक्सपेंस है। अभी बहुत कम अमाउंट लेके चलते हैं, मान लो कि इसका हर मंथ का सैलरी 1000 रुपये है, तो 12 मंथ का सैलरी कितना होगा, 12000 होगा, ठीक है। तो सैलरी के तौर पे बिजनेस का एक्सपेंस कितना है, 12000 है, ठीक है। लेकिन बिजनेस जो है वो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट से चलता है, मतलब साल में एक बार तो अकाउंटिंग करना जरूरी है, इसीलिए हम जो एक्सपेंडिचर है वो पूरे एक साल का कैलकुलेट करेंगे। 12 से इंटू करने का मतलब हर महीने का होता है आपका सैलरी 1000, तो हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट यानी साल में एक बार जरूर अपना इनकम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे। तो 12 महीने में टोटल सैलरी यानी टोटल बिजनेस का एक्सपेंस सैलरी पे कितना हुआ, 12000 रुपये हुआ, ठीक है। अब क्या है कि इसमें से
मेरा जो ये एम्प्लॉय गोपाल था, इसने 12 महीना काम कर लिया और इसको सैलरी देना था 12,000 रुपये, लेकिन हमने अभी सैलरी इसको दिया है 10,000, जबकि ये काम कर लिया है पूरा 12 मंथ। तो 12,000 से सैलरी देना था, दिए कितना? 10,000। अब बताइए कि इसको 2,000 का सैलरी और देना है कि नहीं? 10 ही दिए हैं, 2 देना है कि नहीं देना है? आप बोलिएगा देना तो पड़ेगा ही। तो बताइए, अभी हमने दिया नहीं है, हमने मतलब बिजनेस अभी दिया नहीं है, अभी तो दिया 10,000 है, तो हम खर्चा 10,000 मांगे? नहीं। एक्चुअल कंसेप्ट यहीं पे आता है और कहता है कि खर्चा आपने दिया हो, अच्छा ये तो दे दिया है तो ये तो आपका एक्सपेंस है, दिया हो तो भी आपका एक्सपेंस है, और ना दिया हो यानी 2,000 रुपए, ये तो नहीं दिया ना, तो इसको भी अपना एक्सपेंस मानिए। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा आपका? 12,000। यही तो कहना चाह रहा है कि 12,000 रुपये टोटल एक्सपेंडिचर होगा, दिया हो या ना दिया हो, आपका एक्सपेंडिचर टोटल हो गया 12,000। ये कहता है आपका एक्चुअल कंसेप्ट। अब 2,000 रुपये क्या किए? जोड़ दिए 10,000 में। अब ये 2,000 को बोलिएगा क्या? इसको बोलिएगा आउटस्टैंडिंग यानी बकाया है। आउटस्टैंडिंग यानी बकाया है। लेना या देना? तो देना बकाया है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बकाया है? सैलरी देना बकाया है। तो इसको हम ऐड कर दिए और टोटल एक्सपेंडिचर 12, टोटल एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे 12,000 मानेंगे। बोलिए हाँ यहाँ बिल्कुल सही बात है। अगर हम कैश सिस्टम को फॉलो करते तो हम कितना दे दिए हैं बताइए? 10,000 दिए हैं, तो इसी को अपना खर्च मानते हैं। लेकिन इससे अगर 10,000 ही अपना खर्च मानेंगे, काम तो किया 12 महीना, सैलरी तो देना है 12 मंथ का, और अगर हम 10,000 अपना खर्च मानेंगे अकॉर्डिंग टू कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो कभी भी मेरा ट्रू प्रॉफिट एंड ट्रू लॉस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अपने एक्सपेंडिचर को कम करके दिखाया। अगर एक्सपेंडिचर कम करिएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट आपका एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए हम एक्रूअल कंसेप्ट से चलेंगे तो ये काम करेंगे, कैश सिस्टम से चलेंगे तो ये काम करेंगे। कैश सिस्टम से चलेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना कितना दिया है 10, उसको मानेंगे, और एक्रूअल सिस्टम से चलेंगे तब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करना पड़ेगा 2,000, और 12,000 को अपना खर्च मानेंगे। यानी सैलरी पर बिजनेस का 1 साल का खर्च एक एम्प्लॉय पर 12,000 हो रहा है, ये मानेगा? ठीक, चलो ये बात समझ में आ गया। सेम चीज इनकम के लिए भी आपका है, सेम चीज क्या आपका इनकम के लिए है। अच्छा एक चीज और ध्यान में यहाँ पे, ये जो 2,000 रुपये है देना बाकी है, तो खर्च तो मान लिए, लेकिन दिए तो नहीं है अभी, देना बाकी है, खर्च मान लिए 12,000 में खर्च मान लिए टोटल, लेकिन दिए तो नहीं है। और जब दिए नहीं है तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा करंट लायबिलिटी बन जाता है, और अगर करंट लायबिलिटी बनेगा तो ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट और ये लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा चला जाएगा 2,000 रुपये करंट लायबिलिटी साइड में, ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एक्रूअल सिस्टम, पहले बताना जरूरी है, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे तो दिक्कत है थोड़ा। इनकम के लिए अगर हम बात करते हैं, मेरे को कमीशन मिलना था, कमीशन रिसीव्ड होना था, सेम अमाउंट लेके चलते हैं। मेरे को कमीशन जो है वो मैंने अर्न कर लिया 12,000 रुपये, कमा लिया मैंने कमीशन 12,000 रुपये, लेकिन अभी मिला कितना? एकदम सेम अमाउंट लेके चल रहे हैं, मिला कितना? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये जैसे यहाँ देना था तो एक्सपेंस, लेना है तो इनकम, 10,000 इनकम, लेकिन इनकम था कितना? सेम, जितना एक्सपेंस उतना इनकम मानते हैं। 12,000 रुपये हमने कमा लिया था, मिला 10, तो और 2,000 रुपये अपना इनकम मानेंगे अकॉर्डिंग टू एक्रूअल सिस्टम। मिला हो या ना मिला हो उसको अपना इनकम मानना पड़ेगा, दिया हो या नहीं दिया हो उसको अपना एक्सपेंस मानना होगा, दिया हो या ना दिया हो उसको अपना टोटल एक्सपेंस मानना होगा, ठीक। उसी तरीके से सेम इनकम के लिए क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग कमीशन, यानी वैसा कमीशन जो कमा लिए हैं मिलना बाकी है उसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन, या फिर हम लिखेंगे अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन या आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का बकाया है,
या तो देना बकाया हो सकता है या तो लेना बकाया हो सकता है। तो हम इसको लिखते हैं अक्रूड। कितना? 2000। तो बताइए कि मेरा 2000 को भी अपना इनकम माने तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और टोटल इनकम मेरा कितना है, 12,000। कोई दिक्कत? तो मेरा टोटल इनकम कितना हो गया, 12,000 रुपया टोटल इनकम हो गया। और चूंकि ये पैसा जो है हमको मिलना है नियर फ्यूचर में, ये मेरा करंट एसेट हो जाएगा, और एसेट साइड में दिखाएंगे अक्रूड कमीशन के नाम से 2,000 रुपये। ये कहता है अक्रूड कंसेप्ट। दिया हो उसको भी अपना एक्सपेंस मानना है, ना दिया हो उसको भी अपना एक्सपेंस मानना है, तो टोटल एक्सपेंस 12,000 हो जाएगा। सेम चीज इनकम के लिए, मिला हो या तो मिल गया है, ना मिला हो इसको भी अपना इनकम मानेंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल इनकम मेरा 12,000 हो गया। जो एक्सपेंस के लिए करता है वही एक्सपेंडिचर के लिए करता है। यही करता है आपका ये टोटल चीज हो गया, ये हो गया आपका। ये सब क्यों कर रहे हैं हम, तो ये सारा काम हम एक्रूअल कंसेप्ट की वजह से कर रहे हैं। और क्यों एक्रूअल कंसेप्ट से हम चल रहे हैं, क्योंकि हमको अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना है, इसीलिए हम एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। और एक्रूअल कंसेप्ट किस पे बेस्ड होता है, वो होता है आपका मैचिंग कंसेप्ट पे, मैचिंग कंसेप्ट पे, है ना, मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड होता है आपका एक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट क्या करता है, जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल सेम पीरियड का होना चाहिए। किसी भी दूसरे पीरियड का हम ना तो इनकम लेंगे ना तो एक्सपेंस लेंगे, यानी सेम पीरियड का दोनों का होना चाहिए। अगर 2017-18 का इनकम ले रहे हैं तो 2017-18 का एक्सपेंडिचर लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। ये कहता है मैचिंग कंसेप्ट। चलिए एक्रूअल कंसेप्ट समझ आ गया। तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों लिख देते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बनाएंगे हम एक्रूअल सिस्टम से, है ना, ताकि हम अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकें। अब चलते हैं बुक पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको हटाते हैं। ये चीज आपके जानना जरूरी है। अब देखिए पहला नंबर सवाल है आपका, जो हमने समझाया वहां से आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज दैट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, which will not be paid, B, which has been paid, C, which will be
पेड और डी कहता है बी none of बोलिए क्या करें पूरा इसका अभी समझाए थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस बिजनेस का बहुत सारा है वेजेस एक्सपेंस है सैलरी एक्सपेंस है ना रेंट एक्सपेंस है देना है तो सारा एक्सपेंस है अभी सैलरी गोपाल का लेकर बताए थे क्या था आपका 1000 का सैलरी 12 महीने का 12000 सैलरी था लेकिन मिला कितना बिजनेस की तरफ से 10,000 मिला तो क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी यही सैलरी क्या है यही सैलरी तो एक्सपेंस है यही सैलरी क्या है एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी मानते हैं यहाँ पे कितना देना बाकी है 2000 रुपया देना बाकी है तो प्लस कर दिए 2000 तो कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 12,000 ये 2000 रुपया आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है यहाँ पर वो पूछता है क्या है तो हम बताएं क्वेश्चन दिया हो या ना दिया हो उसको अपना खर्च मानना है ठीक तो ये क्या है दिया गया है क्या एक सैलरी दिया गया है नहीं दिया गया है खर्च मान भी है लेकिन दिया नहीं गया है यानी देना पड़ेगा इसीलिए कहाँ दिखाते हैं ये लायबिलिटी साइड ये एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 पे लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं तो क्या आपका ऑप्शन देखे तो विच विल नॉट बी पेड जिसको नहीं दिया जाना है क्या ये 2000 रुपये को नहीं दिया जाना है काम तो कर दिया मेरा एम्प्लॉय तो क्या इस 2000 रुपये को नहीं देंगे हम नहीं विच विल नॉट बी पेड ये गलत कह रहा है उसको पेड तो करना है तो कहता है बी विच हैज बीन पेड जिसको चुकाया जा चुका है चुकाया जाता तो क्या होता है जब चुकाया जाता तो 12,000 का अपना एक्सपेंस मानते हैं है ना 12,000 का एक्सपेंस मान रहे हैं लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं चुकाया जाता तो यहाँ पे क्या होता कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होता 12,000 का एक्सपेंस होता सीधा तो जिसको चुकाया जा चुका है इसको कहाँ तक चुकाया जा चुका चुकाना है इसको तो विच हैज बीन पेड चुकाया नहीं गया ठीक है विच विल बी पेड ये हो विच विल बी पेड अभी पेड नहीं किए हैं खर्चा तो मान लिए हैं लेकिन पेड इसको करना है ठीक है तो ये हो जाएगा आपका विच विल बी पेड क्लियर हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन को भी लेके चले क्या समझा दे एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन से भी चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन से भी एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार से बार बार में एसेट जो है वो बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के ठीक मान लो कि बिजनेस के पास 1 लाख रुपया कैश है और कैपिटल भी बिजनेस के पास 1 लाख रुपया है प्लस में ठीक है अब क्या है कि बिजनेस को क्या करना है सैलरी पे करना है इसमें से कितना सैलरी पे करना है टोटल 12,000 रुपये अपने एम्प्लॉय को देना है चलिए जो एक्सपेंस दे दिया जा चुका है उसको हम पहले माइनस कर देते हैं 10,000 माइनस कर दिया जो दिया जा चुका है तो मेरा कैश कम हो जाएगा लो ये हो गया -10 और एक्सपेंस से कैपिटल भी घटता है क्योंकि एक्सपेंस जो इफेक्ट डालता है वो प्रॉफिट पे जिससे प्रॉफिट कम होगा और अगर प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी रिड्यूस होगा प्रॉफिट बढ़ेगा इनकम से इनकम को कैश में रिएक्ट करते हैं कैपिटल में रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ता है तो कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ता है क्योंकि प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल ठीक है वो चीज नहीं समझा रहे पहले समझा रहे एक्सपेंस से क्या घटेगा कैश और कैपिटल दोनों ये घट गया अब इस 2,000 रुपये को किस तरह से रिकॉर्ड करें तो ये 2,000 का भी अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट मेरा एक्सपेंस है तो 2,000 रुपये को और कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जो भी एक्सपेंस है वो कैपिटल पे नेगेटिव बैलेंस डालता है नेगेटिव इफेक्ट डालता है तो माइनस करेंगे तो कैपिटल से कितना माइनस कर दिए 12,000 रुपये
लेकिन ये दिए क्या हम 2000 रुपया नहीं दिए हैं, तो क्या कैश माइनस कर दे? अरे आप हाथ रोक लीजिएगा मेरा, कैश कैसे माइनस, कैश दिए क्या? अभी नहीं दिए, कैश माइनस नहीं करें तो क्या करेगा फिर? बिजनेस के ऊपर एक करंट लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, इज इक्वल टू लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस करिएगा 2000, ठीक। तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा आपका 2000 से और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बढ़ जाएगा 2000 से, ठीक है। तो ये कैश माइनस नहीं होगा, ये इफेक्ट पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, एक लायबिलिटी बढ़ेगा, दूसरा कैपिटल आपका रिड्यूस होगा। कैपिटल कैसे रिड्यूस होगा? क्योंकि आपने इसको अपना एक्सपेंस माना है, तो यार अपना टीएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड कितना एक्सपेंस दिखाओगे? 12000 दिखाओगे, जिससे प्रॉफिट रिड्यूस होगा, और प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो अल्टीमेटली कैपिटल रिड्यूस होगा। इतना ही समझिए, अभी आप आगे नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा? विच विल बी पेड, जिसको पेड करना बाकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। There is an outstanding wages of rupees 500. How it would be dead? इसको किस तरीके से आप डील करिएगा? ऑप्शन ए, in the debit side of trading account, B, in the debit side of दो हो गया, in the liability side of balance sheet, in the बैलेंस शीट शॉर्ट में लिखते हैं सी, बोथ ए एंड बी, both A and B, और D है in the debit side of profit and loss account. आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका केवल है, आप कैसे इसको डील करिएगा, कहाँ कहाँ इसको दिखाइएगा? जैसे सैलरी का एग्जांपल लिए थे, बिल्कुल वैसे वेजेस का एग्जांपल हम लेते हैं। अब एक्रूअल सिस्टम आपको समझा दिया है, अब बात समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी है यहाँ तक का पार्ट, ऊपर में आपका ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
पहले बताइए कि जो वेजेस है वो कहाँ आता है। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस है यानी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में अगर वेजेस नहीं दोगे तो नहीं हो पाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग। तो वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आपका कहाँ आएगा, एज एन एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। यहाँ पे वेजेस, एक मजदूर को मान लो 500 रुपया वेजेस मिलता है, ठीक है, या चलो ठीक है, मजदूर को टोटल वेजेस जो है वो देना था, सपोज दैट 10,500, बस कितना देना था, 10,500, जिसमें से हम दे कितना दिए, 10,000 दे दिए, और नहीं कितना दिए, 500। वो काम कर लिया है मजदूर, एक जो मजदूर था काम कर दिया है पूरा, और 10,500 हमको देना था, जिसमें से 10,000 दिए। देखिए कैसे दिखाएंगे इसको, 10,000 एक्सपेंस है, दिखा दिए अकॉर्डिंग टू एक्चुअल सिस्टम। अपना खर्च कितना किसको मानना है, दिए हुए नहीं दिया हो, अपना खर्च मानना है 10,500 को, ये दे दिए हैं और ये नहीं दिए, तो टोटल खर्चा कितना 10,500 एक्चुअल खर्चा। 10,000 यहाँ पर हमने लिख दिया, और जो नहीं दिया है उसका क्या, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना ले दिए हैं 500, तो लिख दिए 500 रुपीज। तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंस वेजेस पर कितना हुआ 10,500, यही तो कहना चाहते हैं, खर्चा कितना 10,500। तो हम इसको कहाँ दिखा दिए, ये वाले को 500 रुपए को, इसको हम दिखा दिए ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, यही ना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। और कहाँ दिखाएंगे, तो चलो बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट, ये एसेट साइड और ये लायबिलिटी साइड, यहाँ पर दिखाएंगे एज ए करंट लायबिलिटी, है ना, यहाँ पर दिखाएंगे एज ए करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 500 रुपये, यहाँ दिखाएं और यहाँ दिखाएं, दो जगह दिखाएं। अब आइए कुछ सवाल पर, दिए तो नहीं है ना, तो करंट लायबिलिटी भी है, खर्चा तो मान लिया अपना, लेकिन करंट लायबिलिटी भी है नहीं, ठीक है। तो इन दी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इन दी डेबिट साइड, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखाएं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक कह रहा है कि डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दिखाएंगे। इन दी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो मतलब बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक। इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपका वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड को हम नहीं दिखाएंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ आपका सैलरी होता है ना, रेंट होता, ये सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन वेजेस जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए हम उसको ट्रेडिंग के डेबिट साइड दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस चूंकि हम जोड़े, क्यों जोड़े ये भी पूछेगा, एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से जोड़े क्योंकि अपना खर्च मानना था, तो हम जोड़ दिए ट्रेडिंग में 500, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर वेजेस का जो हुआ एक साल में वो 10,500 रुपये हुआ। वेजेस मतलब हम यहाँ पे देखिए क्या समझिएगा, यहाँ पे वेजेस का मतलब ये मत समझिए कि किसी एक इंसान को वेजेस दिए, टोटल एक अकाउंटिंग पीरियड में टोटल कितना वेजेस दिया गया, तो 10,500, जिसमें से 10,000 दे दिया गया और 500 नहीं दिया गया, तो टोटल वेजेस पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ, खर्च हुआ 10,500, जिसमें से 500 बकाया है, तो वो हम यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर हम एक मजदूर की बात करें, जरूरी नहीं कि एक ही मजदूर हो, हम सारे मजदूर को जितना भी दे रहे हैं वेजेस वो कितना दिए हैं 10,500 रुपये। अब ये दिमाग में ये मत सोचना कि ये एक ही मजदूर का है, नहीं, वेजेस पे बिजनेस ने कितना खर्चा किया, तो 10,500, और कितना बकाया है अभी वेजेस देना, किसी एक मजदूर को नहीं, हो सकता है उसमें 2-3 मजदूर हो, 4 मजदूर हो, 10 मजदूर हो, नहीं पता आपको कितना है, लेकिन देना कितना बाकी है एज अ वेजेस, आउटस्टैंडिंग कितना है 500, तो वो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। चलो, तो एक्रूअल सिस्टम और क्वेश्चन नंबर 1 to एक्रूअल सिस्टम से ही रिलेटेड है, तो अब तो हमारा क्वेश्चन फटाफट बनेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।